नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने पार्लियामेंट के दो जो पार्ट है वो कंप्लीट किए हैं, दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमने इन दो पार्टों में लोकसभा राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, राज्यसभा के सभापति के बारे में, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। तो आज हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और इसमें हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों संसद के सत्र, यानी कि पार्लियामेंट सेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पार्लियामेंट सेशन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पे कि संसद के सत्र जो है, सामान्यतः संसद में कितने सत्र होते हैं, तो संसद में दोस्तों होते हैं 3 सत्र। 3 सत्र होते हैं दोस्तों यहाँ पे संसद में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि संसद में 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर सत्र बुलाए जाते हैं और संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल दोस्तों कभी नहीं होता। 6 माह के अधिक का समय जो है वो कभी नहीं होता। और यहाँ पे 3 सत्र होते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा आता है बजट, दूसरा मानसून और तीसरा शीतकालीन। बजट फरवरी से मई, मानसून जुलाई से सितंबर और शीतकालीन जो है वो है दोस्तों नवंबर से दिसंबर। बाकी ये जो मैंने आपको बताया जैसे फरवरी से मई, ये हमारी जो संविधान है उस संविधान में इनका कहीं पे वर्णन नहीं है। केवल और केवल बताया गया कि बजट सत्र, मानसून व शीतकालीन, इनकी जो समय अवधि है उसके बारे में नहीं बताया गया दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक होता है सतगन और एक होता है स्त्रावसान। इन दोनों में अंतर क्या है? तो सतगन के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। सतगन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त कर सकता है, न कि सत्र को। मान लो हमारा बजट सत्र चला हुआ है और बजट सत्र में जो हमारी बैठक होती है उस जैसे एक दिन की जो बैठक है, उस एक दिन की बैठक को अगर हमें समाप्त करना है तो उसको हम बोलेंगे सतगन। ठीक है, किसी भी बैठक को समाप्त करना सतगन होता है, सत्र उस समय समाप्त नहीं होता। लेकिन इसमें बताया गया कि यह न केवल सत्रावसान में न केवल बैठक बल्कि सदन के स्तर को समाप्त करता है। जब पूरे सत्र को समाप्त करना हो तो उसको हम बोलेंगे सत्रावसान हो गया भाई। ठीक है, जैसे बजट का सत्र चला हुआ है और बजट का स्तर को हमने समाप्त करना है तो उसको हम बोलेंगे सत्रावसान, पूरे को समाप्त करना है। और मान लो बजट सत्र चला हुआ है और उसमें एक दिन की बैठक को अगर हमने समाप्त किया है, एक दिन की बैठक हो दोस्तों, तो एक दिन की बैठक को हम बोलेंगे उस दिन क्या हुआ, सतगन हुआ है भाई। ठीक है, यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखना, सतगन जो है दोस्तों, सतगन जो है दोस्तों, वो हमेशा और हमेशा कोई भी सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका जो पीठासीन अधिकारी होगा उसके द्वारा सतगन किया जाता है। ठीक है, सत्र को एक दिन की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। जबकि स्त्रावसान किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। पूरे सत्र को समाप्त करना है तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे जो इसमें बताया गया है कि यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि यह वहीं दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। अब मान लो कि अभी बजट सत्र चला हुआ है और बजट सत्र में मान लो आज की जो बैठक है उसको समाप्त जैसे ही करते हैं भाई पीठासीन अधिकारी, तो दोस्तों पीठासीन अधिकारी के द्वारा जैसे ही आज के सत्र को जो है स्थगित कर दिया जाता है या सदगन कर दिया जाता है, तो सदगन करने के बाद जो है आज इतने जो प्रस्ताव थे वो अगली वाली बैठक में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही सत्रावसान हो जाता है तो इसके साथ जितने जो प्रस्ताव थे वो भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, लंबित हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सतगन व स्त्रावसान में आप लोगों ने अंतर समझ में जो है दोस्तों आया होगा। सतगन ध्यान रखना एक दिन की कार्यवाही, या हम ये बोल सकते हैं कि एक बैठक को समाप्त करना होता है। सत्रावसान पूरे सत्र को जो है समाप्त करना होता है। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ संसदीय प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक हमारा था विघटन। ठीक है, ये शब्द भी आपने बार बार सुना होगा और इसमें कई बच्चे पजल हुए होंगे दोस्तों। तो इसीलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और ये आपके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेगा दोस्तों। तो विघटन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। विघटन का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, तो विघटन हमेशा और हमेशा दोस्तों किसका होता है? लोकसभा का होता है, राज्यसभा का कभी भी नहीं होता, क्योंकि विघटन का मतलब होता है भंग होना।
ठीक है। तो भंग कौन होती है? लोकसभा ही होती है दोस्तों। राज्यसभा एक स्थायी स्तन है, एक परमानेंट स्तन है, ये कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा का विघटन के दो कारण दोस्तों, लोकसभा का विघटन दो कारणों के कारण होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर और राष्ट्रपति के द्वारा विघटन। ठीक है, चाहे तो 5 वर्ष का कार्य जब उसका पूरा हुआ हो, जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना है दोस्तों? 5 ही है। 5 वर्ष अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो भी विघटन हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति इसका समय से पहले विघटन कर दे तो भी हो जाता है। तो विघटन का मतलब भंग होना दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि लोकसभा के विघटन से समाप्त होने वाले विधेयक। तो लोकसभा के विघटन से कौन कौन से विधेयक समाप्त हो जाते हैं? तो सबसे पहले बताया गया कि लोकसभा में विचाराधीन विधेयक, कोई भी बिल जो कि लोकसभा में विचाराधीन था, ठीक है, लोकसभा जिसके ऊपर विचार कर रही थी, जैसे ही विघटन होता है लोकसभा का तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या है? लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक। मान लो लोकसभा में वह विधेयक पारित हुआ और राज्यसभा में विचाराधीन चल रहा है और उसी समय लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, तो वह विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं संसद की भाषा के बारे में। यहाँ पे संसद की भाषा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि संविधान के अनुसार हिंदी तथा अंग्रेजी सदन की कार्रवाई की भाषा हो सकती हैं। हिंदी या फिर अंग्रेजी किसी भी सदन की, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, तो इसकी भाषा हो सकती है, किंतु पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की अनुमति दे सकता है। कोई भी सदस्य है न तो उसको हिंदी आती और न उसको इंग्लिश आती, बाकी ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी वह चाहे तो जो उसकी भाषा हो, जो उसकी मातृभाषा हो, ठीक है, जो उसकी मातृभाषा हो दोस्तों, उसका यूज वह कर सकता है। मातृभाषा का यूज भी वह दोस्तों क्या कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यह संसद की भाषा के बारे में है। उसके बाद हाँ, इसमें एक आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 120 है दोस्तों। आर्टिकल 120 यहाँ पे भाषा के बारे में ही बताया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मंत्रियों व महान्यायवादियों के अधिकार क्या हैं। तो मंत्रियों व महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। अब ध्यान रखना, मंत्री हो या फिर महान्यायवादी हो, मंत्री हो या फिर महान्यायवादी हो, महान्यायवादी जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, तो ध्यान रखना मंत्री भले ही वह लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन वह राज्यसभा में भी भाग ले सकता है, लेकिन अपने विचार रखेगा, वोट डालने का उनको अधिकार नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो मंत्री व महान्यायवादियों का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार नहीं है, दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। आगे हम बात करते हैं लैम डक स्तर की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैम डक स्तर नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम जो स्तर है उसको हम लैम डक स्तर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, लैम डक स्तर। मान लो ये जो सत्र जो है ये अंतिम सत्र है, तो ये जो अंतिम सत्र है इसको हम बोलेंगे लैम डक स्तर, या इसके बाद चुनाव होने हैं तो अंतिम स्तर को लैम डक स्तर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों संसदीय कार्रवाई के साधन के बारे में, कि जो संसदीय कार्रवाई के साधन इसमें क्या क्या वर्णन है। इसमें शून्यकाल के बारे में, प्रस्ताव, आधे घंटे की बहस, अल्पकालीन चर्चा, संकल्प, युवा सांसद, इन सभी के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्रश्नकाल के बारे में, क्वेश्चन आवर जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। तो सबसे पहले बताया गया कि संसद का जो पहला घंटा है, संसद का जो फर्स्ट आवर है वो दोस्तों प्रश्नकाल होता है। सामान्यतः प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जो है वो इसके उत्तर देते हैं। अन्य सांसद प्रश्न पूछेंगे, मंत्री उत्तर देंगे, और संसद का पहला घंटा जो होगा वो होगा प्रश्नकाल दोस्तों। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह एक प्रभावी तरीका है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, दूसरे है तारांकित और तीसरे हैं अल्प सूचना पत्र। तारांकित उसमें इसको हम स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब स्टार लगा होता है। मौखिक उत्तर व पूरक प्रश्न का प्रावधान, इसमें मौखिक उत्तर चाहिए और पूरक प्रश्न का प्रावधान है। अतारांकित में स्टार नहीं होते, और एक होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो ध्यान रखना, मौखिक उत्तर कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर इनको पूछा जाता है। कम से कम 10 दिन पहले कोई भी जो एमपी है वो नोटिस देगा, और उसके बाद जो है किसी भी सदन का जो पीठासीन अधिकारी है वो क्या करेगा, इनके आंसर लेने की कोशिश करेगा, किससे, मंत्री से। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना पत्र। तीनों के तीनों प्रश्नकाल के समय पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल सदन का जो पहला घंटा होता है उसको हम प्रश्नकाल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रश्नकाल में हमेशा और हमेशा उत्तर कौन देता है, मंत्री उत्तर देता है।
आगे हम बात करें इसकी शब्दावली के बारे में। एक हमारा होता है शून्यकाल। शून्यकाल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रश्न काल के तुरंत बाद शून्यकाल होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न काल के तुरंत बाद क्या होगा? शून्यकाल होगा। प्रश्न काल व शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया के नियमों का कोई उल्लेख नहीं है, यह एक प्रकार की संसदीय परंपरा है। एक बात ध्यान रखना, क्या हमारे संविधान में प्रश्न काल और शून्यकाल जो है उनके बारे में बताया गया है? तो ध्यान रखना, प्रश्न काल और शून्यकाल के बारे में हमारे संविधान में कोई वर्णन नहीं है। प्रश्न काल और शून्यकाल जो है ये एक प्रकार से मीडिया की देन है दोस्तों। ठीक है, मीडिया की देन है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ये दोनों के दोनों शब्द दिए गए हैं दोस्तों। जैसे इस हमारी संसद में कार्रवाई शुरू होती है तो पहले घंटे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी कारण हमारी मीडिया ने इसका नाम प्रश्न काल दिया था। ठीक है, तो प्रश्न काल और शून्यकाल का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अल्पकालीन चर्चा व 2 घंटे की चर्चा के बारे में बताया गया। तो ये भी यहाँ से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। युवा सांसद के बारे में बताया गया है कि युवा सांसद यहाँ पे चौथे अखिल भारतीय विहिप सम्मेलन में अनुशंसा पर इसको प्रारंभ किया गया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव के बारे में बात करें तो लोक महत्व के किसी मामले में पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति से लाया गया जो विषय होता है उसको हम प्रस्ताव बोलते हैं। सबसे पहले ये जो 3 प्रस्ताव मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले है कटौती प्रस्ताव। तो सदन में वाद विवाद को समाप्त कर विषय को मतदान हेतु रखना, उसको हम कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। मान लो किसी भी सदन में वाद विवाद दोस्तों, तो वाद विवाद को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? वाद विवाद को समाप्त करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, जब अगर सदन में मतदान शुरू कर दिया जाए या सदन में मतदान करवा लिया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कटौती प्रस्ताव दोस्तों। ठीक है, कटौती प्रस्ताव। सदन में वाद विवाद को समाप्त कर विषय में मतदान करवाना कटौती प्रस्ताव है। कंगारू प्रस्ताव। कंगारू प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात करें तो विधेयक को केवल कोई भी बिल है महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस करना व मतदान करवाना व अन्य खंड अपने आप ही पारित हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे कंगारू कटौती। कटौती प्रस्ताव में वाद विवाद को समाप्त करना, मतदान डलवाना है दोस्तों। और कंगारू कटौती में ध्यान रखना, कंगारू कटौती में क्या है? कंगारू कटौती में दोस्तों कोई भी बिल है उसके महत्वपूर्ण जो खंड है उसमें बहस करना और उसी में मतदान करवाना दोस्तों, उसी में मतदान करवाना। वह अन्य जो खंड है वह स्वयं ही सभी की सहमति से पास हो जाना, उसको हम कंगारू कटौती बोलेंगे। और गिलेटिन प्रस्ताव क्या होता है? तो गिलेटिन प्रस्ताव विधेयक का कोई ऐसा भाग जिस पर चर्चा न हुई हो और उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कर लेना। कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिस पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन मतदान जब होता है उससे पहले चर्चा कर लेना, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बोलेंगे गिलेटिन प्रस्ताव। आई होप आपको ये तीनों के तीनों समझ में आए होंगे। विशेष अधिकार प्रस्ताव आपको बताइए, किसी मंत्री के द्वारा संसदीय विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने पर यह प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ध्यान से आकर्षण, इसमें भी क्या बताया गया कि सदन के किसी सदस्य द्वारा अविलंबीय या लोक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। और उसके बाद है सदगन प्रस्ताव। तो सदन की जो कार्यवाही को स्थगित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव में को लाने से पूर्व 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, सदगन प्रस्ताव ध्यान रखना, सदगन प्रस्ताव सदन की कार्यवाही को स्थगित करना। ठीक है, मतलब ध्यान रखना उस बैठक को स्थगित करना, सदगन का मतलब बैठक को स्थगित करना। ठीक है, और 50 सदस्यों के द्वारा इसको लाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद एक हमारा है निंदा व एक है अविश्वास प्रस्ताव। तो निंदा व अविश्वास प्रस्ताव ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव ला जाता है, किसी व्यक्ति की या किसी मंत्री की निंदा की जाती है, तो लोकसभा में इसको स्वीकार न करने का कारण बताना अनिवार्य है। और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री की निंदा करने के लिए लाया जाता है और अविश्वास पूरे सदन को समाप्त करने के लिए लाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इनको थोड़ा आप पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे बात करें धन्यवाद प्रस्ताव, तो एक हमारा धन्यवाद प्रस्ताव होता है दोस्तों। प्रत्येक आम चुनाव से पहले या प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर से पहले यह जो प्रस्ताव है वो लाया जाता है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।